नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। तो एसएससी ने आज डिटेल्ड ऑप्शन फॉर्म स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2019 निकाला हुआ है, तो उसी के लिए मैं आज बात करूंगा। तो ऑप्शन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, ये इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। और क्या कैसे कौन सा डिपार्टमेंट में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, जितना मुझे नॉलेज है तो उस डिपार्टमेंट्स के बारे में मैं बताऊंगा। उसमें कैसा प्रमोशनल फैसिलिटीज़ कैसा है, और अदर्स कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह है या नहीं। जितना मेरे नॉलेज में है मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप अपने हिसाब से इसको आपको जो है भरना है। ठीक है। तो आपको दो चीज़ करना है। एक जो है ऑप्शन फॉर्म का आप प्रिंट निकालिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में इसको लेके जाना है साथ में। और डीवी के साथ जब डीवी चेकिंग होगा उसी टाइम में इसको सबमिट कर लेंगे एसएससी। और उसके साथ एक जो है टेंटेटिव वैकेंसी का एक लिस्ट है, एसएससी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आपको निकालना है। क्योंकि दोनों चीज़ जो है साइड बाय साइड कंपेयर करके फिर उस हिसाब से आपको भरना है। क्योंकि हमें वैकेंसी भी देखना है, कितना वैकेंसी अवेलेबल है, वैसे उसको प्रायोरिटाइज करके 1 2 3 4 करके ऐसे करके लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रेड सी में 4 डिपार्टमेंट है, जो कि एज़ पर टेंटेटिव वैकेंसी लिस्ट जो एसएससी वेबसाइट में अवेलेबल है। हालांकि ये फाइनल अपडेटेड लिस्ट नहीं है। फाइनल अपडेट लिस्ट कब आता है किसी को पता नहीं है। कभी भी वैकेंसी घट सकता है या वैकेंसी बढ़ सकता है। जनरली बढ़ता नहीं है, ज़्यादातर घटता ही है। तो फिर भी इसको ही रेफरेंस पकड़ के कैलकुलेट करके भरना पड़ेगा फॉर्म को, कोई ऑप्शन और है नहीं। तो इसमें जो 2019 का जो टेंटेटिव वैकेंसी दिया हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में है। वैसे भी बच्चे एमईए का ही पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो जिनका ग्रेड सी सिलेक्शन हो गया है, मतलब रिटन में ग्रेड सी क्वालिफाइड है और स्किल भी अच्छा खासा दिया हुआ है आपने, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, तो वैसे भी सी आप भर ही देना। स्किल बुरा भी दिया होगा तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी चांसेस है आपका सी का, तो फर्स्ट में आप सी के डिपार्टमेंट्स ही रखिए। 4 डिपार्टमेंट है, तो फर्स्ट 4 बॉक्स में आप सी को रख सकते हैं। तो उसमें से अगर सी में कोई भी डिपार्टमेंट में आपका नहीं होता है, आपका सी का स्किल क्लियर ही नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी कंसिडर्ड फॉर ग्रेड डी। मतलब फॉर्म फिलअप के टाइम में ऑब्वियसली आपने प्रेफरेंस में सी, उसके बाद डी दिया होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी से जैसे ही आप एलिमिनेट हो जाते हो, निकल जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आप डी के लिए जो है चुने जाओगे। और डी के लिए आपको वो लोग देखेंगे कि कौन सी पोस्ट में आपका हो पा रहा है। ठीक है। तो सी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी एमईए का हो रहा है, तो एमईए ही आप पहले रखिए। एमईए में 3 एससी का पोस्ट है, और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, और यूआर के लिए 6 पोस्ट है। तो यूआर का भी हाईएस्ट पोस्ट एमईए में ही है 6, तो ऑल टोटल 11 पोस्ट है एमईए का। तो आप जो है फर्स्ट बॉक्स में एमईए रखिए। उसके बाद सी को पूरा आपको रखना है बैक टू बैक। ठीक है, बीच में डी घुसाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो पहले आप सी ही रखिए। चार बॉक्स में सी रखिए। तो एमईए के बाद नेक्स्ट जो आपका हाईएस्ट वैकेंसी पोजीशन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, और टोटल 9 है। अनरिजर्व का 4 दिखा रहा है, ईडब्ल्यूएस का 2, ओबीसी का 2, और एसटी का 1। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आप सेकेंड बॉक्स में रख सकते हैं। ऑफिस ऑफ द जेएस मतलब जॉइंट सेक्रेटरी, टीआरजी मतलब ट्रेनिंग एंड सीओ, एएफएचक्यू आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पोस्टिंग रहने वाली है आपकी। ड्यूटी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड वे में होगा। मोबाइल वगैरह शायद अलाउड भी नहीं होगा वहाँ। लॉकर्स अलॉट किया जाएगा आपको, तो उसी में मोबाइल आपको पूरा ड्यूरिंग योर ड्यूटी आवर्स आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक चीज़ हुआ। दूसरा है कि फैसिलिटीज़ आपको कैंटीन, सीएसडी कैंटीन जो है वो आपको मिल रहा है। सीएसडी कैंटीन में इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिस्काउंट मिलता है। जो एमएचए का जो कैंटीन होता है, सीपीसी सेंट्रल पुलिस कैंटीन, उसमें थोड़ा कम डिस्काउंट होता है। उससे भी ज़्यादा आपका आर्म्ड फोर्स का जो कैंटीन होता है उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है। तो डिफेंस वाला कैंटीन का फैसिलिटी आपको मिल रहा है। डिफेंस का हॉस्पिटलाइजेशन का भी फैसिलिटी आपको मिलेगा। तो पोस्टिंग इसका जैसे कि आप देख पा रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसमें लिखा हुआ है एएफएचक्यू, तो आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर का
लगभग इसका पोस्टिंग का चांस ज़्यादातर न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है, क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग दिया हुआ है, तो लग रहा है न्यू दिल्ली का ही चांस ज़्यादा है। तो जिन लोगों का न्यू दिल्ली में ही रहने का प्लान है पूरा, तो आप दिल्ली पोस्टिंग के लिए इसको रख सकते हो पहले। और एक्सटर्नल अफेयर्स का तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, लाखों वीडियोस है यूट्यूब में अवेलेबल है, इसके ऊपर अलग से मुझे ज़्यादा बताने का ज़रूरत कुछ है नहीं। फॉरेन पोस्टिंग वगैरह वगैरह बहुत कुछ है इसमें फैसिलिटीज़। तो चलिए नेक्स्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इसका नेक्स्ट आपका 5 टोटल वैकेंसी है। यूआर का 5 वैकेंसी है, बाकी कोई भी रिजर्वेशन का कोई भी वैकेंसी इसमें नहीं है। कस्टम्स का, ठीक है, तो कस्टम्स का आप थर्ड बॉक्स में इसको रख सकते हो। कस्टम्स में जितना भी आपको जहाँ जहाँ पोर्ट एरिया है, जहाँ जहाँ मेनली जैसे कोलकाता में कस्टम्स का ऑफिस है, और वाइज़ाग, विशाखापत्तनम, मुंबई में, तो ये सब जगह में इसका चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है सीबीआईसी का पोस्टिंग का। और दिल्ली में नहीं लगता है कि दिल्ली में वैसा पोस्टिंग ज़्यादा मिलेगा नहीं। वैसे कस्टम्स का एक उनका पोस्टिंग प्रेफरेंस का एक फॉर्म आता है, तो उसमें ये पूछते हैं कि आपका पोस्टिंग प्रेफरेंस कौन सा जगह में, या स्टेट प्रेफरेंस क्या आप देना चाहते हो। तो ज्वाइनिंग से पहले ये पूछा भी जाता है, मतलब पहले तो ये पूछते थे, अभी क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन इनका ये ट्रेडिशन रह चुका है कि ये एक फॉर्म अलग से सेपरेट इशू करते हैं, उसमें ये स्टेट प्रेफरेंस मांगते हैं कैंडिडेट से। तो वो एक बेनिफिट है इसका सीबीआईसी का। तो उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पोस्ट अच्छा है, 4600 ग्रेड पे का है, लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें वैकेंसी सिर्फ एक है, और वो भी शेड्यूल कास्ट एससी का। तो देखिए उस हिसाब से आप इसको 4 नंबर रखिए, 4 नंबर में रखिए, 4 नंबर बॉक्स में। बाकी सारा ही 4600 का है। अच्छा, कस्टम्स का 4200 का, 4200 ग्रेड पे है इसका। और इसका कस्टम्स का प्रमोशन भी थोड़ा स्लो है। इलेक्शन कमीशन का प्रमोशन अच्छा है, मैंने सुना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी प्रमोशन काफ़ी अच्छा है, और एमईए का भी प्रमोशन ठीक ठाक है। तो चलिए, सी का तो हो गया, 4 ही डिपार्टमेंट था। अभी डी में आ जाते हैं। डी का आपका टोटल 26 डिपार्टमेंट है। डी में आप जैसे देख पा रहे हो, आपका लेफ़्ट में कोड दिया हुआ है और राइट में डिपार्टमेंट का डिटेल्स दिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसा क्या आपको मिलेगा। जितना मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज है तो मैं आपको बताऊंगा। NTRO जो डिपार्टमेंट आप देख पा रहे हो, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये कितना नंबर है मैं बताता हूँ, एक मिनट। NTRO, हाँ, ये है D28, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका वैकेंसी बहुत कम है, टोटल 3 है। अनरिजर्व में 1 वैकेंसी है, शेड्यूल कास्ट का 2 है। तो NTRO का कहानी बड़ा पेचीदा है। पेचीदा है इन द सेंस, ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO के अंडर आता है। तो इसको बनाया गया था काफ़ी एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव को लेकर, लेकिन उसके बाद इसका एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह कुछ पता नहीं है। इसका थोड़ा गोपनीयता, मतलब सीक्रेसी मेंटेन करके चला जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन में। और यहाँ पे जो स्टाफ है, मैक्सिमम डेपुटेशन स्टाफ है, मतलब ज़्यादातर जो है डेपुटेशन में यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनका खुद का NTRO कैडर का स्टाफ बहुत ज़्यादा कम है, और काफ़ी ज़्यादा टॉप सीक्रेट वाला ऑर्गेनाइजेशन ये है। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से आप देख सकते हैं। मुझे जितना पता था मैंने आपको बोल दिया। इसका कोई एक्स्ट्रा अलाउंस है या नहीं ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल का कोलकाता में इसका ऑफिस है। बाकी कहाँ कहाँ ऑफिस है इसके लिए आप RTI लगा सकते हो। मैंने पहले बोला हुआ है कि जो टोटल जो वैकेंसी है, वो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होके रखा है, उसके लिए आप जो है RTI लगा सकते हो। RTI के थ्रू ये CPIO, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास डेलीगेट होता है, तो वहाँ से आपको रिप्लाई मिलता है और काफ़ी फास्ट मिल जाता है। तो आप वो अप्लाई कर सकते हो RTI।
और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इसमें भी है टोटल 2 वैकेंसी, अच्छा खासा है नहीं। चलिए मैं देखता हूँ कि अच्छा वैकेंसी है। एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO का 44 वैकेंसी है, लेकिन BRO का भी अलग एक कहानी है, मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, क्योंकि इसमें ऑप्शन फॉर्म में भी लास्ट में BRO के बारे में लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दूंगा आप लोगों को। हाँ, जो एक वैकेंसी अच्छा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT 77 टोटल वैकेंसी दिख रहा है। 77 यूआर का वैकेंसी है, टोटल 116 वैकेंसी है। तो मतलब हाईएस्ट वैकेंसी निकला हुआ है इनकम टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स CBDT मतलब इनकम टैक्स। तो इसको आप तो ग्रेड डी के लिए डेफिनेटली आप इसको फर्स्ट में रखिए, फर्स्ट चॉइस ये है। सेकेंड उसके बाद कस्टम्स का भी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू 28 यूआर और 51 टोटल पोस्ट है। तो कस्टम्स का भी अच्छा है, इसको आप सेकंड ऑप्शन में रखिए ग्रेड डी के लिए। मैं ग्रेड डी के लिए बता रहा हूँ अभी। और उसके बाद DOPT का यूआर का 19 और टोटल आपका 60 वैकेंसी है। DOPT बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा डिपार्टमेंट है। डेफिनेटली इसको अगर आप फर्स्ट में नहीं रखते हो, फर्स्ट में टैक्स इनकम टैक्स को रखते हो, तो इसको सेकंड या थर्ड में ज़रूर रखिए DOPT को। DOPT में प्रमोशन बहुत अच्छा होता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जितना भी रूल्स है सब कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पे लागू होता है। और एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट करवाने के लिए इंटरनल डिपार्टमेंटल ये हमेशा तत्पर रहते हैं और एकदम टाइम से एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। और अच्छा खासा डिपार्टमेंट है DOPT का। और इसका एक जॉइनिंग के बाद आपका भारत दर्शन भी करवाते हैं ये लोग, ठीक है। पूरा नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, पूरा ट्रेन से बस से पूरा दर्शन करवाते हैं। तो ट्रेनिंग भी होता है, ट्रेनिंग भी देते हैं अलग से। जैसे हम लोगों का MHA या डिफेंस में ट्रेनिंग उतना खास कुछ होता नहीं है, सब कुछ ऑन द जॉब सीखना पड़ता है। लेकिन DOPT का अलग से ट्रेनिंग के लिए काफ़ी टाइम निकालते हैं और अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और CBDT का इनकम टैक्स का प्रमोशन अच्छा है, एग्ज़ाम्स अच्छे कंडक्ट करते हैं ये लोग और फास्ट प्रमोशन है। और यहाँ से आप जैसे आपको पता है कि स्टेनो जो होता है ये सेक्रेटरियल स्टाफ होते हैं। तो इनकम टैक्स में एक आपको ऑप्शन मिलता है कि सेक्रेटरियल स्टाफ से आप एग्जीक्यूटिव स्टाफ में शिफ्ट कर सकते हो, लैटरल एंट्री मार सकते हो एग्ज़ाम के थ्रू, मतलब आप ऑफिसर कैडर में जा सकते हो। तो इसमें वो सुविधा उपलब्ध है CBDT में, ठीक है। कस्टम्स का भी होता है, कस्टम्स में भी आप इंस्पेक्टर बन सकते हो। इसका भी लैटरल एंट्री का सुविधा अवेलेबल है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, हाँ ये सब है। ये मतलब नॉर्मल डिपार्टमेंट है। इसका पता नहीं कहाँ पे पोस्टिंग करेंगे, क्या करेंगे। तो नॉर्मल जैसा होता है, वर्कलोड वगैरह नॉर्मली होगा। जिसका वर्कलोड ज़्यादा होगा वो है BRO, ठीक है। इसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ख़तरनाक वर्कलोड होने वाला है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात BRO में ये है कि ये आपको सीधा भेज देगा लद्दाख में भेज देगा आपको। जितना भी बॉर्डर UT है या स्टेट है वहाँ पे ही आपको पोस्टिंग दे देगा। और पोस्टिंग तो दूर की बात है, चलो उससे पहले जैसे आपका इसमें नाम आ जाएगा, आपका नंबर के हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपको मेडिकल के लिए बुलाएगा। तो मेडिकल बहुत ही हार्ड मेडिकल होता है। हार्ड मेडिकल बोले तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क्स दिया जाता है। और मतलब ऑलमोस्ट आर्मी जैसा इनका मेडिकल होता है, ठीक है। आर्मी है नहीं पूरा, लेकिन आर्मी जैसा मेडिकल होगा। तो उसमें आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। इनका जो क्राइटेरिया है काफ़ी डिफ़िकल्ट क्राइटेरिया रखते हैं। और क्योंकि उतार चढ़ाव वाला जगह पे इनका पोस्टिंग होगा, पहाड़ी इलाके में होगा, तो उस हिसाब से आपका फ़िटनेस भी वैसा रखना पड़ेगा, नहीं तो आप तो वहाँ जाते बीमार हो जाओगे। तो इसीलिए आपको मेडिकल भी वैसा लिया जाएगा। और हाँ, इसमें एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा आपको, BRO में एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। क्योंकि आप ऐसी जगह रहोगे जहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क भी ठीक से नहीं पकड़ेगा, तो इसलिए आपको अलाउंस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन हाँ, ज़िंदगी बहुत टफ होने वाली है, ठीक है। वो आपको मैं एडवांस में बता रहा हूँ। और वैसे अच्छा डिपार्टमेंट है, अच्छा बोले तो मतलब काम बहुत बढ़िया है इसका। हम लोग रिसेंटली लद्दाख गए थे, देखा चारों तरफ BRO ही BRO है, पूरा छाया हुआ है।
और जिसके मन में मतलब पैट्रियोटिज़म ही मेन चीज़ है, पैट्रियोटिक है, बाई हार्ट आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप BRO ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं NIA में। NIA का पोस्ट UR में 3 है, टोटल पोस्ट 4 है। BRO का काफ़ी ज़्यादा टोटल पोस्ट था, 44 पोस्ट है BRO का, UR में 20 है। तो NIA का बस 4 ही पोस्ट है, 3 UR है। NIA में ख़ास बात ये है कि मतलब हमेशा न्यूज़ में रहता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है। और इनका काम ज़्यादातर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट आउटफिट्स इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो उसी में आपको इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करना पड़ता है, वर्कलोड काफ़ी है। BRO में भी बहुत वर्कलोड है, NIA में भी बहुत वर्कलोड है। तो NIA में एक्स्ट्रा आपको सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा, जो बेसिक का 20% होता है, हर महीना ये सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा। उसके अलावा भी कुछ आपको अलाउंस मिलता है। 12 महीने में 13 महीने का सैलरी भी मिल सकता है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा शनि रविवार आप अटेंड कर रहे हो ड्यूटी, तो उस केस में आपको मिल सकता है। और काफ़ी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है। और पोस्टिंग मतलब क्या, इसका इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको कहीं भी जाना पड़ेगा कभी भी। तो मतलब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा पूरा ऑल ओवर इंडिया आपको जाना हो सकता है, इंडिया के बाहर भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर्ड रखिए। और इसका ड्यूटी जो है काफ़ी प्रेशर वाला ड्यूटी रहेगा, हेवी ड्यूटी रहेगा इसका, क्योंकि आप समझ सकते हो कि कितना सीरियस टाइप का काम है NIA का। और इन्वेस्टिगेशन, टेररिस्ट आउटफिट्स का इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उस वैसे ड्यूटी भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वाला ड्यूटी रहेगा। तो फैमिली मेंटेन करके उस हिसाब से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, इसलिए बहुत लोग छोड़ भी देते हैं। तो सोच समझ के आप इसको भरिए, ठीक है। और हाँ, NIA का ड्यूटी मतलब 24/7 होता है, ठीक है। कभी भी आपको बुला सकता है, आपको जाना पड़ेगा। ये भी MHA के अंडर ही आता है, MHA का सब डिपार्टमेंट यही है, कहानी सबकी सेम ही है, ठीक। और हो गया BRO। अच्छा, एक डिपार्टमेंट ये है कि डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मतलब ED है। ED का आपने नाम तो सुना होगा। टोटल 8 वैकेंसी है, जनरल का 4 वैकेंसी है। तो ED लगभग NIA में मैंने जो जो कहा वैसा ही है, डिफरेंस बस ये है कि ED आपका जो काम करता है वो फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स होता है उसी का इन्वेस्टिगेशन ED करता है, जबकि NIA टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिज्म अटैक, पॉसिबल टेररिस्ट अटैक को रोकने का काम करता है। NIA को बनाया गया था मुंबई ब्लास्ट, मुंबई अटैक जो हुआ था उसके बाद NIA को फॉर्म किया गया था। तो ED का भी काम है कि ये फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकता है। तो ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ED का भी काम बहुत हेक्टिक है, कभी भी 24/7 ड्यूटी रहता है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अलाउंस मिल जाता है आपको। राजभाषा विभाग ठंडा है, ठीक ठाक काम है इसका। स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक ठाक है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट SPN, इसमें आपका 26 टोटल वैकेंसी है, 14 अनरिजर्व्ड का है, UR का है। तो इसका काम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का डिपेंड कर रहा है कि आपका पोस्टिंग कहाँ पे हो रहा है। ज़्यादातर इसका काम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वाला काम होता है, जैसे बैंक में होता है, इसमें भी वैसा ही होगा। तो इवन हॉलीडे में भी छुट्टी नहीं मिल सकता है, और सैटरडे भी ड्यूटी हो सकता है आपका, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में प्रेशर काफ़ी होता है। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, और एक अलग से PA एडमिनिस्ट्रेशन का है, इसका थोड़ा लाइट रहेगा। एक्स्ट्रा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ये आ गया, और एक CPO आ गया, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन अंडर MH है। तो NCB आपने जॉन अब्राहम का फोर्स देखा होगा शायद, अगर देखा हुआ है तो उसमें जो जॉन अब्राहम का जो काम होता है नारकोटिक्स को कंट्रोल करना, जहां आपका विद्युत जामवाल डिब्यूट किए थे विलेन में, तो वो वाला मूवी का मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें भी वो भी NCB का ही वो डिपार्टमेंट था, और जॉन अब्राहम NCB के ऑफिसर थे। तो आपने देखा होगा कैसा एक्शन वगैरह है, वैसा तो डिटो है नहीं, वो तो मूवी है। लेकिन NCB का भी काम हेक्टिक रहता है, जैसे मैंने NIA का बोला, जैसे ED का बोला, वैसा काम रहता है। NCB नारकोटिक्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता है। शाहरुख खान का लड़के को रिसेंटली NCB ने ही पकड़ा था, जो ऑफिसर इंटरव्यू दिया था वो NCB का ऑफिसर था, ठीक है। तो NCB है, इसमें भी आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा, और ड्यूटी का प्रेशर रहता है काफ़ी।
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपका इसमें भी है, ग्रेड डी में भी है, जो मैंने ग्रेड सी में देखा था सेम। इसका पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, 36 टोटल पोस्ट है, 15 यूआर में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आप सामने की तरफ ही रखिए, मिल जाए तो अच्छा है, बढ़िया है। और दिल्ली में ही लगभग आपका पोस्टिंग होने वाली है, ठीक है। और इसमें फैसिलिटीज़ वगैरह पूरा है, अच्छा खासा फैसिलिटी है डिफेंस का। बाकी BPRND है। BPRND में आपका जो है दिल्ली, गाज़ियाबाद, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, ये सब जगह में BPRD का पोस्टिंग होता है। डिपेंड करता है कि इसका वैकेंसी कौन सा स्टेट में कितना है। इसका टोटल वैकेंसी 3 दिखा रहा है। यूआर का एक वैकेंसी है। तो BPRD का कोई एक्स्ट्रा अलाउंस कुछ है नहीं। और ये भी MHA के अंडर एक CPO है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। तो समझ ही सकते हो आप MHA का जैसा इससे पहले जो मैंने CPO के बारे में बोला है, उसमें जैसा लोड वगैरह रहता है BPRD में भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। और CBDT मैंने बोल दिया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 19 वैकेंसी निकाले हैं ये लोग, 17 आपका यूआर का है। तो रेलवे के बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ज़्यादा मैं आपको इनकरेज नहीं करूँगा, आप अपने रिस्क में रेलवे का भर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है यार रेलवे का फ्यूचर ठीक ठाक है, ज़्यादा ब्राइट है। तो आप देखिए अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया, मैंने लगभग सारा जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। इसमें ऑप्शन फॉर्म में BRO के साइड में बगल में आपने देख लेना कि लिखा हुआ है कि ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, क्योंकि जो फिज़िकल क्राइटेरिया ये डिमांड करते हैं तो वो मेल कैंडिडेट के लिए सूटेबल है, ठीक है। और उसके बाद डिक्लेरेशन में आप देखो कि नंबर 1 में लिखा हुआ है ऑप्शंस एक्सरसाइज अबव आर फाइनल। आई एम ऑल्सो फुल्ली अवेयर दैट नो चेंज इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन द ऑप्शन एक्सरसाइज्ड बाय मी अबव वुड बी परमिटेड। तो जो आपने इसमें भरना है आपको सोच समझ के भरना है, इसके बाद किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं परमिट होगा। जो आपने लिखा ये फुल एंड फाइनल है। जैसे आपने इसको DV के बाद जमा कर दिया, सबमिट कर दिया SSC के फाइल में, ये चढ़ गया, उसके बाद ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, कोई भी कंडीशन में। दूसरा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। While giving preference for the post of stenographer grade D in border roads organization only for male candidate D6, I have gone through the medical standards for the above post available in the notice of examination। समझ रहे हो, नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम का जो नोटिस निकला हुआ था 2019 का SSC स्टेनो का, उसमें अच्छे से चेक कर लो। लास्ट की तरफ आपको मिलेगा BRO का जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, जो उसका रिक्वायरमेंट है, वो डिटेल्स में वहाँ दिया हुआ है। उसको अच्छे से पहले आप देख लो, चेक कर लो, कॉन्फिडेंट फील करोगे तभी भरना है आपको। आई फुल्ली अंडरस्टैंड दैट दिस पोस्ट कैरीज हायर मेडिकल स्टैंडर्ड्स, जो मैंने अभी बोला आपको। I also understand that the SSC makes the final allocation of posts in accordance with merit cum preference of the candidate, and once a post is allotted, no change is made by the commission for any reason whatsoever। जो मैंने अभी बताया कि आप जो पोस्ट अलॉट करोगे, जिस हिसाब से लिखोगे, उसको प्रायोरिटाइज जैसे आप करोगे वही रहेगा। कमीशन कोई भी चेंज इसमें नहीं कर सकता है, नहीं करेगा वो, जो भी कारण हो, लेकिन चेंज नहीं होगा। अकॉर्डिंगली इफ़ आई एम सिलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड D in border roads organization and subsequently fail in the medical examination, I am aware that I will not be considered for any other post, ministries, departments, organizations। ठीक, फेल हो गए तो ख़त्म है। इसके बाद आपको कोई भी और डिपार्टमेंट में आपको नहीं दिया जाएगा कि इसमें आपका नहीं बन पाया मेडिकल की वजह से, तो सर मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में अलॉट कर दीजिए, मेरा मार्क्स अच्छा है, स्किल मैंने क्लियर किया हुआ है, तो काइंडली मुझे दूसरे डिपार्टमेंट के लिए कंसीडर कीजिए, या BRO के बाद जो डिपार्टमेंट मैंने रखा था उसके लिए कंसीडर कीजिए। ऐसा रिक्वेस्ट को नहीं माना जाएगा। BRO में आपका सिलेक्शन हो गया, आपका नाम चढ़ गया, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, उसमें आप पास करो तो बढ़िया है,
और अगर कोई दिक्कत हो जाता है मेडिकल में, उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारी जो है एसएससी नहीं लेगी। वो ये साफ साफ इसमें लिख दिया है। इसके बाद आपको सिग्नेचर वगैरह करना है, नेम लिखना है, ठीक है, प्लेस डेट डालना है। तो आप समझ गए। अब आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप फॉर्म को भर सकते हो। और मैं बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि पोस्टिंग, सर इसका पोस्टिंग ये यहाँ मिल सकता है या नहीं, या दिल्ली पोस्टिंग में क्या मिल सकता है वगैरह वगैरह, ये सब सवाल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट है पैन इंडिया पोस्टिंग देते हैं, ठीक है। कस्टम्स जो है वो आपको पोस्टिंग के लिए पूछेगा भी, स्टेट प्रेफरेंस या सिटी प्रेफरेंस ये मांगेगा कस्टम्स। और बाकियों का इनकम टैक्स का ऑल ओवर इंडिया कहीं भी वो पोस्टिंग दे सकता है। बीपीआरडी का मैंने आपको बता दिया, कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, गाज़ियाबाद और भोपाल। तो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा बीपीआरडी। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और बाकी जिसमें वैकेंसी वगैरह काफ़ी ज़्यादा है उसमें आप आरटीआई लगा सकते हो। एक हफ्ते के अंदर आपका आ जाएगा रिप्लाई। और इसका जमा करने का कोई लास्ट डेट दिया हुआ नहीं है, तो ये डीवी के टाइम में ही आप लेगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब आएगा सर्कुलर तो उसी टाइम में उसी के साथ ये लेगा। बाकी डिपार्टमेंट्स का एनआईए का या जो एनसीबी है या इसमें ईडी है, ये सब कहीं भी पोस्टिंग दे सकता है। और बीआरओ का मैंने बता दिया, बॉर्डर स्टेट में, बॉर्डर यूटी में, वहाँ पे आपको भेज देगा। रास्ता वगैरह बन रहा है जहाँ पे, स्पेशली लद्दाख लग रहा है मुझे। मेरा आंखों के सामने बीआरओ नाम लेते ही लद्दाख ही आ रहा है। तो चलिए गाइस, ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत दिन बाद मैंने वीडियो बनाया क्योंकि बहुत दिन बाद कोई अपडेट आया। बेकार का ज़्यादा वीडियोस वगैरह आप मत देखिए, जितना ज़रूरत है उतना ही देखिए। और आप पढ़ाई में ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए अभी, क्योंकि यूट्यूब वगैरह जो है एक वीडियो से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसा चलता रहता है, ठीक है। कंट्रोल करना मुश्किल है, पता है मुझे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप जितना ज़्यादा पढ़ाई में टाइम दोगे, जितना ज़्यादा शॉर्ट हैंड को टाइम दोगे उतना ही अच्छा है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में अगर नहीं हुआ तो अगला एग्ज़ाम में चांस आपको पक्का करना है। ऐसा नहीं कि छोड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है। छोड़ने वाला चीज़ शॉर्ट हैंड है नहीं। आप एक दिन भी नहीं करोगे, अगले दिन आपको पता चल जाएगा कितना दिक्कत होता है। तो चलिए गाइस, बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।